नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री विलियन के एमसीक्यूज़ के बारे में। विलियन के एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे और इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करी थी। तो चलिए शुरुआत करें प्यारे लाडले लाडलियों बच्चों। चलिए पहला प्रश्न है आज का, प्रबल विद्युत अपघट्य बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला BaOH ट्वाइस, और BaOH ट्वाइस जो है Ba2+ और OH माइनस आयनों में डिवाइड हो जाते हैं। कुल मिला के एक तो Ba2+ आयन और 2 OH माइनस आयन में अपघटित हो जाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबल विद्युत अपघट्य बेरियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन के लिए वान ट हाफ गुणांक I का मान क्या होगा? क्या होगा I का मान? क्या 2 होगा, क्या 3 होगा, क्या 0 होगा या 1 होगा? तो इसके लिए वान ट हाफ गुणांक I की वैल्यू जो आएगी वो क्या कितनी आएगी? 3 आएगी। कितनी आएगी भैया? इसके लिए 3 आएगी, Ba2+ + 2OH माइनस। ठीक है। अब बात करें आगे शुद्ध जल की मोलरता, है ना, शुद्ध जल की मोलरता। तो मोलरता जो है कितनी होगी? मोलरता H2O। जब हम H2O की बात करें तो H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसकी जो मोलरता की, तो 1000 कितना है ये? 1000 ग्राम, है ना, भार बटे अणुभार। तो ये आ जाएगा 55.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55.66। तो शुद्ध जल की मोलरता जो है वो कितनी है? 55.6। ओके, 55.6। समपरासरी घोलों का या कि, है ना, समान होता है। क्या होता है समपरासरी के लिए? समपरासरी गोलों का समान होता है। क्या होती है? मोलर सांद्रता। समपरासरी गोलों की जो है घनत्व नहीं, मोलर सांद्रता जो होती है वो क्या होती है? समान होती है। समपरासरी गोलों की होती है, क्या होती है? मोलर सांद्रता जो होती है वो क्या होती है भैया? समान होती है। ठीक है। मतलब परासरण की क्रिया जो होती है, अगर समपरासरी विलयनों को रखा जाए तो परासरण की क्रिया किसी भी दिशा में नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो समपरासरी विलयन है। इनकी मोलर सांद्रता समान होती है। क्या होती है? मोलर सांद्रता समान होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, किसी गोल के अणुसंख्यक गुणधर्म आधारित है। किसी गोल के अणुसंख्यक गुणधर्म आधारित हैं विलायक की प्रवृत्ति पर, या सिर्फ विलेय की प्रवृत्ति पर, या फिर घोल में विलेय एवं विलायक की सापेक्ष संख्या पर। तो अणुसंख्यक गुणधर्म डिपेंड करेंगे घोल में विलेय एवं विलायक की सापेक्ष संख्या पर, कि उसमें कितनी मात्रा में विलेय है ना। विलेय, घोल में विलेय एवं विलायक की सापेक्ष संख्या पर डिपेंड करेंगे। क्या डिपेंड करेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब और परासरण दाब, इनमें से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो साथियों यहाँ पर वाष्प दाब जो है ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है, वाष्प दाब नहीं है। ठीक है। कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? ठीक है। परासरण दाब अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वथनांक में उन्नयन या कहो हिमांक में अवनमन। वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपके लिए, निम्न में से अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। इसमें भी आप बता सकते हो आसानी से। कौन सा वाला आएगा? छठवें का कौन सा सही है? जल्दी से बताइए। प्रकाश सक्रियता। प्रकाश सक्रियता जो है ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। किसी विलयन के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है? किसी विलयन के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब की में कमी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। सापेक्ष वाष्प दाब में कमी विलेय की मात्रा के समानुपाती होती है, या सापेक्ष वाष्प दाब में कमी विलेय की मात्रा प्रभाज के बराबर होती है। यहाँ मात्रा नहीं, मोल प्रभाज के बराबर होती है। मोल प्रभाज के बराबर होती है। तो किसी विलयन के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार
सापेक्ष वाष्प दाब, मतलब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ना, सापेक्ष वाष्प दाब, सापेक्ष वाष्प दाब में कमी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। जितना अधिक मोल प्रभाज होगा उतनी ही वाष्प दाब में कमी होगी। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है इसके लिए सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। बिना संगठन परिवर्तन के उबलने वाला द्रव कहलाता है। संगठन नहीं बदला, ठीक है, बिना संगठन परिवर्तन के उबलने वाला द्रव कहलाता है। बिना संगठन के बदले स्थायी संरचना जटिल, द्रव मिश्रण, जियोट्रॉपिक द्रव मिश्रण या फिर एजोट्रॉपिक मिश्रण। तो एजोट्रॉपिक मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है, एजोट्रॉपिक मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जो पृथक नहीं करता, बिना संगठन परिवर्तन के उबलने वाला द्रव, बिना संगठन में परिवर्तन के उबल जाता है, एजोट्रॉपिक मिश्रण होता है वो, है ना, एजोट्रॉपिक मिश्रण। जैसे कि हम मान लें कि जल जो है वो 95 एल्कोहल जो है C2H5OH है और ये 95.5% है और H2O है 4.5%। इनको ये जो है एजोट्रॉप मिक्सचर बना लेता है। इसको अगर अपन आश्रित करेंगे तो दोनों अलग अलग सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि ये एजोट्रॉप मिक्सचर बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से है, किसकी बनी होती है भैया अर्धपारगम्य झिल्ली? कॉपर फेरोसाइनाइड की, कॉपर फेरिसाइनाइड की, कॉपर सल्फेट की या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की। तो ये है कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। आगे बढ़े। ग्लूकोज NaCl और BaCl2 के समअणुक विलयनों के परासरण दाब का क्रम है। एक तो दे रखा आपके ग्लूकोज का सूत्र होता है बेटा जी C6H12O6 होता है। एक दे रखा NaCl, ये NaCl और एक दे रखा आपके सामने BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो NaCl डिवाइड हो जाता है प्लस Na प्लस और Cl माइनस में, BaCl2 डिवाइड हो जाएगा Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में। तो यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म जो है परासरण दाब का अणुसंख्यक गुणधर्म है और ये अणुओं या आयनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो होगा इसमें किसका होगा? आयनों की संख्या BaCl2 की, ठीक है। परासरण दाब सबसे ज़्यादा जो होगा अगर मैं कहूँ तो BaCl2 देन NaCl देन C6H12O6। तो सबसे ज़्यादा जो है BaCl2 का होगा परासरण दाब, ये क्रम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ मिसमैच है, यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए था कि BaCl2 ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन C6H12O6, ठीक है। ये एक वाले क्रम वाले थे, इनमें से ग्लूकोज लिखा हुआ, चलो ठीक है, ये वाला क्रम लिख देना है ना। ये क्रम अलग अलग तरह से अरेंजमेंट करके ऑप्शन बना सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपके सामने 11वां क्वेश्चन हाजिर। परासरण दाब को व्यक्त करने वाला व्यंजक है। परासरण दाब को व्यक्त करने वाला व्यंजक है। परासरण दाब को व्यक्त करने वाला व्यंजक है। पाई इजिकल टू NRT अपॉन V, यहाँ पर पाई लिखा हुआ है भैया C, पाई इजिकल टू NRT अपॉन V, ये है परासरण दाब को व्यक्त करने वाला व्यंजक। पाई इजिकल टू NRT अपॉन V, C वाला ऑप्शन इसका जो है सही है, ठीक है। जैसे कि अपनों ने आदर्श गैस समीकरण पढ़ी होगी PV इजिकल टू NRT, तो ये यहाँ पे परासरण दाब के लिए P की जगह अपनों ने लिख दिया पाई बराबर NRT अपॉन V लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। बेंजीन तथा टॉलुइन का मिश्रण बनाता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे और बेंजीन के सिर पे बिठा दो CH3, तो ये है टॉलुइन, ठीक है। मतलब बेंजीन का डेरिवेटिव्स ही है टॉलुइन, बेंजीन का डेरिवेटिव्स है टॉलुइन। तो बेंजीन और टॉलुइन का जो मिश्रण है ये एक आदर्श विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक आदर्श विलयन बनाते हैं। अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन की बात करते हैं, यहाँ पर आदर्श विलयन बनाते हैं। चलिए, साधारण नमक को जल में घोलने पर क्या होगा? क्या होगा भैया? साधारण नमक को आप जल में घोलना चालू कर दिया आपने, क्या करोगे बताइए जल्दी से। साधारण नमक को जल में घोलने पर क्या होगा? जल का क्वथनांक घट जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, जल के क्वथनांक में परिवर्तन नहीं होगा या कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि इन ऑप्शन में आंसर है आपके।
तो क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि साधारण जल को जो है साधारण नमक को जल में घोला जाए तो क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। माना कि पहले जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था, लेकिन अब नमक डालने के बाद 100 के ऊपर हो जाएगा, 100.5, 100.6 या 101 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलेगा। मेरी बात समझे आप? चलिए, तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि विलयन का क्वथनांक T1 है तथा विलायक का क्वथनांक क्या है आपके पास भैया, T2, तो क्वथनांक में उन्नयन निकालना है आपको, तो कौन सा फार्मूला ईजाद होगा? विलयन का क्वथनांक क्या है? विलयन का क्वथनांक है विलयन का क्वथनांक आपको दे रखा है T1। यदि विलयन का क्वथनांक T1 है और विलायक का क्वथनांक जो है T2 है, विलायक का क्वथनांक क्या है, T2 है। अब यहाँ पे इमेजिनेशन करो कि कोई विलायक जल है, जल के अंदर अपनों ने मिला दिया, क्या मिला दिया, विलायक यहाँ पर जल है और यहाँ पर नमक मिला दिया, तो ये नमक का विलयन हो गया, नमक का विलयन हो गया, नमक का विलयन, और यहाँ पर सिर्फ आपके पास जल है। तो यहाँ पर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर हो गया आपका 101 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक में उन्नयन निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटा ले, तो T1 माइनस क्या कर दे, T2 कर दे, तो आपका जो आंसर जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है सही है, T1 माइनस T2। ओके, T1 माइनस T2 है ना। अलग अलग कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं कह देता कि विलयन का क्वथनांक आप T2 मान लो भैया और इसका मान लो T1 मान लो, तो आपका ऑप्शन आ जाता T2 माइनस T1, क्या फ़र्क पड़ गया। लेकिन आप यहाँ पर जो क्लियर कट लिखा हुआ है कि यदि विलयन का क्वथनांक आपने T1 मान लिया, विलायक का क्वथनांक T2 मान लिया, हाँ, तो क्वथनांक में उन्नयन होगा। कैसे निकालोगे? T1 माइनस T2, तो 101 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक में उन्नयन हो गया, अगर इस तरीके से भी देखो तो। ओके, चलिए नेक्स्ट। अम्ल जो जलीय विलयन में लवण के समान व्यवहार करता है, अम्ल जो जलीय विलयन में लवण के समान व्यवहार करता है, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एमिनो एसिटिक अम्ल। एमिनो एसिटिक अम्ल जो है विलयनों में कैसा व्यवहार करेगा भैया? ये जो व्यवहार, इसका व्यवहार जो होगा एमिनो एसिटिक अम्ल का, ठीक है, NH2 CH2 COOH, एमिनो एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये जो व्यवहार करेगा किसके समान? लवण के समान व्यवहार करता है, ठीक है। NH3 प्लस CS2 COO माइनस, ज़्यूट्रा आयन की कंडीशन भी बनती है इसमें। तो 15 का कौन सा वाला सही है? डी वाला ऑप्शन जो है बेटा जी सही है। क्लियर है? विलयन की सांद्रता जो ताप परिवर्तन से अप्रभावी रहती है, विलयन की सांद्रता जो ताप परिवर्तन से अप्रभावी रहती है, कौन सी सांद्रता? मोलरता, फार्मलता, मोललता, या फिर कहें परासरण दाब। तो मोललता जो है ताप परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। मोललता जो है वो ताप परिवर्तन से अप्रभावी रहती है, मोललता। यहाँ का सही ऑप्शन है मोललता। मोलरता का प्रभाव पड़ता है, मोलरता पर ताप परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, मोललता पर नहीं। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है? बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें हमें एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले, ठीक है। तो धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है राउल्ट के नियम से। तो बेंजीन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्लोरोफॉर्म ये धनात्मक विचलन नहीं शो करता है। बाकी सभी जो एग्जाम्पल हैं वो धनात्मक विचलन वाले हैं। क्या है? धनात्मक विचलन वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। एन हेप्टेन व एथिल अल्कोहल, एन हेप्टेन व एथिल अल्कोहल द्विअंगी विलयनों के लिए सत्य कथन है, सत्य वचन है। कौन सा सत्य वचन है? एन हेप्टेन धनात्मक, इनके बारे में बहुत कुछ बता रखा है, थ्योरेटिकल के वीडियो देखना मेरे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एन हेप्टेन जो होता है धनात्मक व एथिल अल्कोहल ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। एन हेप्टेन मतलब एग्जाम्पल देखोगे आप, उनमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अनादर्श विलयन के उसमें। अब बात करें आगे, चलिए निम्नलिखित में से विलयन का उदाहरण है, उदाहरण नहीं है,
विलियन का उदाहरण नहीं है। 19वां आपके सामने शो है, पेश है, विलियन का उदाहरण नहीं है। जल्दी से बताइए। विलियन हवा, बिल्कुल। पीतल एक मिश्र धातु है, विलियन का उदाहरण है। अमलगम ZnHg को कहते हैं, ये उदाहरण है। जल में बेंजीन दोनों इनसॉल्युबल है, तो ये विलियन का उदाहरण नहीं है। जल में बेंजीन विलियन का उदाहरण नहीं है भाई साहब। नेक्स्ट है, समान परासरणित दाब वाले दो विलियनों को कहा जाता है। अभी आया था इस टाइप की आइसोटोनिक विलियन, समपरासरी विलियन। क्या कहेंगे इसको? समपरासरी, समान परासरणिक दाब वाले समपरासरी विलियन आइसोटोनिक विलियन। क्या कहेंगे? आइसोटोनिक विलियन। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन हाजिर। 40 ग्राम NaOH को 1000 ग्राम जल में घोलने पर बना विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसको कहेंगे 40 ग्राम NaOH को 1000 ग्राम जल में घोलने पर 1 मोलर कहेंगे इसको। क्या कहेंगे बेटा? 1 मोलर। कैसे? मोलरता के लिए 40/1000 मतलब W बटे कितना ले लिया? जल कितना लिया? 1000 ग्राम लिया ना अपनों ने, तो W/m गुणित 1000 बटे कितना है ये कितना है? आयतन 40 ग्राम लिया ना, तो ये 40 ग्राम जल में घोलने पर बना विलियन कितना होगा? तो ये 40/40, जल का अनुभार होता है 40 गुणित 1000/1000, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1 मोलर। क्या आएगा? 1 मोलर। 1 मोलर नहीं आएगा, 1 मोलल आएगा। सिर्फ मोललता के लिए है ना, तो मोललता के लिए ग्राम में दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी, तो इसके लिए आंसर आएगा 1 मोलल। 1 मोलल सही है, 1 मोलल। 40 ग्राम NaOH 1000 ग्राम जल में घोलने पर, तो ये फार्मूला होता है मोललता के लिए W/m गुणित 1000/W। W क्या है? विलायक का भार ग्राम में, तो ये विलायक का भार ग्राम में दे दिया। m NaOH का क्या है? अणुभार। NaOH का अणुभार 40 होता है और भार कितना लिया? 40 लिया, तो यहाँ पर 40/40 गुणित 1000/1000 लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 मोलल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर तनु विलियन, 1 मोलल। इसका सही आंसर कौन सा? 1 मोलर। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है भैया। तो देखो, ऋणात्मक और धनात्मक विचलन से क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। अच्छा सा करना है इसको। अनादर्शी विलियन की जब एग्जाम्पल याद करोगे, वहाँ पर आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, विलियन के सारे वीडियो बना रखे हैं मैंने, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थ्योरी पढ़ोगे तब जाके ये सारी चीज़ें भी अच्छी होती है, थ्योरी में मज़ा आता है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। कौन करता है भैया? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है ये ऋणात्मक विचलन शो करता है। लास्ट बचा है क्वेश्चन, तनु विलियन की मोललता दोगुनी करने पर मोलल अवनमन स्थिरांक Kf होगा। तनु विलियन की मोललता आप दोगुनी कर दो, है ना, करने पर मोलल अवनमन स्थिरांक Kf होगा। तो ये जो होगा क्या होगा? अपरिवर्तित होगा भैया। क्या होगा? अपरिवर्तित, है ना, अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि Kf जो होता है वो विलियन के ऊपर डिपेंड करता है ना। किसके ऊपर डिपेंड करता है? विलियन के लिए ऊपर डिपेंड करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोलल अवनमन स्थिरांक Kf होगा, अपरिवर्तित होगा। चलिए, तो ये चीज़ें हमने आज हमने विलियन के सारे MCQs पढ़े। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। धीरे धीरे जो है पढ़ाई चालू कर दीजिए। समय अपने पास बहुत कम है, फरवरी में एग्ज़ाम है। ठीक है, जल्दी उठिए ताकि सब मॉर्निंग टाइम में 3-4 घंटे पढ़ाई हो जाए, तो वो बहुत काम की पढ़ाई होगी आपके लिए। ओके साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।